Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, मैं हूं फरमान अब्बासी। समाचार लाइव इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहन त्यागी जी। आज हम करेंगे इनसे आज की बात कुछ मुद्दों के साथ। रोहन त्यागी जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फरमान आपका। जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। सबसे पहला सवाल है, आपने राजनीति में एक नए ढंग से मुजफ्फरनगर के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था, लेकिन आपने धरने देकर प्रदर्शन करके विकास कार्य कराए, कई जगहों पर आपने सड़कों का निर्माण कराया। ये किस तरह आपको एनर्जी कहाँ से मिली? जैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आपके अंदर एनर्जी कहाँ से मिली, कहाँ से आई? इस पर क्या कहना है? दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो एनर्जी देने का काम करते हैं वो हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी। जिस प्रकार विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की है कि गरीबों के हित के लिए काम करना है, आम आदमी की ज़रूरतों के लिए काम करना है, उनकी सहूलियत पर ध्यान देना है, वही विचारधारा मेरे मन में के अंदर बसी हुई है। मैं चाहता हूं कि आम आदमी की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पानी हुई, जैसे शिक्षा हुई, जो सड़क हुई, बिजली हुई, वो तो कम से कम आम जनता को मिलनी ही चाहिए। अगर वो भी प्रशासन या शासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, या जो जो व्यक्ति अपने आप को जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं उन लोगों के माध्यम से अगर ये भी चीज़ उनको नहीं मिल पाती है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का है, और उसमें सबसे बड़ी विफलता जो है वो जनप्रतिनिधियों की है। कई जगहों पर आपने धरना देकर निर्माण कार्य शुरू कराया सड़कों का। नसीरपुर रोड है, रुड़की रोड, इसके अलावा मदीना कॉलोनी वाला रोड है सरवट में, जी जी। आपने वहां पर निर्माण कार्य कराया धरना देकर। उससे पहले जब आपने सोचा होगा कि धरना देकर ये काम कराना है, ये काम, यहाँ सड़क की जरूरत है तो यहाँ धरना देना चाहिए, आपके मन में नहीं आया कि शायद हो सकता है प्रशासन शासन आपकी बात न सुने? नहीं, दरअसल क्या था कि अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, और अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से अपनी बात को रखते हैं जनता के सामने, प्रशासन के सामने, तो प्रशासन समझता है, सुनता है। हमने वही काम किया। हमने आम आदमी की उस तकलीफ को उठाई जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में थी, सबसे ज़्यादा समस्या में थी। अब नसीरपुर की जो आपने जिक्र किया, 7 साल से सड़क पर अब लगातार वहाँ के टेंडर पास हुए, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम बैठ गए, हमने कहा कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। तहसीलदार साहब वहां पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद भी 25-30 दिन तक लगातार पीडब्ल्यूडी ने हमें चक्कर कटवाए, लगातार कहते रहे कि कल से शुरू होगा, परसों से शुरू होगा, लेकिन हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। हम लगातार टच में रहे, बात करते रहे, अपनी बात रखते रहे, अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और हमने नसीरपुर सड़क का निर्माण देखा। ठीक उसी प्रकार रुड़की रोड पर मई के महीने में लगभग कपिल देव अग्रवाल ने, जो विधायक हैं मुजफ्फरनगर सदर के, उन्होंने यहाँ पर 1,22,00,000 रुपए पास कर दी, लेकिन पास करने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सड़क लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल से खंडर हुई पड़ी हुई थी। यहाँ तमाम लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर वेंकट हॉल है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग धरने पर बैठे, हमने ये सोच के बैठे थे कि जब तक इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं होगा यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। हमने उनको सीधे बात कही कि अगर हम गलत काम कर रहे हो तो हमें जेल में उठा के डाल दीजिए। हमारे पास दबाव भी आए। एक बार एक मंत्री जी का फोन आया किसी के पास, उन्होंने पुलिस वाले वहां पर भेजे, उठवाने का दबाव आया, लेकिन हम उठे नहीं, क्योंकि हमें जनता के हित के लिए कार्य करने थे। अच्छा, वही हमने किया। अच्छा, प्रदेश में योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल लग रहा था कि योगी सरकार जो है, जिस प्रकार अभी हाल ही का एक बयान है, मैं माफी चाहता हूँ बोल रहा हूँ, हाल ही का एक बयान है, बंगाल में उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों को डर लगेगा। मुझे तो हाथरस के गुंडों को देखकर दया आ रही है कि वे नहीं डर रहे हैं प्रशासन से, तो टीएमसी के गुंडे को डराने के लिए योगी जी बंगाल पहुंच गए हैं। हमें जरूर डर लगा, हमें लगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ये लोग डराए धमकाए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा हमारे साथ थी, तमाम क्रांतिकारी साथी हमारे साथ थे, तो हमें लगा कि यार इस काम को करना चाहिए, और आम जनता जब खड़ी हो जाती है तब तो कोई भी काम सफल हो जाता है। वही हमारे साथ हुआ। अच्छा, आप एसडी मैनेजमेंट के मास कॉम विभाग के एचओडी भी हैं। जी जी।
लेकिन आखिर क्या मन में आया आपके कि आप टीचिंग करते करते राजनीति करने लगे? देखिए, पत्रकारिता जगत आप लोग खुद बेहतर तरीके से समझते हैं कि संचार का एक माध्यम है, और अगर संचार गरीब के हित में हो, जनता के हित में हो, क्योंकि उन्हीं के लिए किया भी जाता है संचार, तो मुझे लगा क्यों ना यार ज़रूरतमंद के व्यक्ति के बात को प्रशासन के तक पहुंचाना चाहिए, और उसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है तो मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर तरीके से उनके पास तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि जनता की बात को, जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उनके हित के लिए कार्य करते अच्छा, हैं। आपने ये कर दिखाया कि सत्ता हो या ना हो, लेकिन अगर जनता का काम करना है, राजनीति करनी है, और जनता के काम के लिए मतलब सत्ता की जरूरत नहीं है, हम सक्षम होने चाहिए, आपने ये दिखाया। आपको कहाँ से ये सीख मिली? बिल्कुल, देखिए ये सीख जो है अरविंद केजरीवाल जी की ही विचारधारा है, और मैं भगत सिंह को लगातार पढ़ता रहा। भगत सिंह ने जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के अंदर दिए, उन्होंने कहा, हम लोगों को लगता है कि 100 दिन की एक भूख हड़ताल जो 125-23 दिन की थी, 80 दिन की एक भूख हड़ताल वो व्यक्ति ने कैसे काटी होगी। जब आप पढ़ेंगे भगत सिंह को तो पता चलेगा कितने कष्ट उन्होंने सहे, और वो देश को क्या बनाना चाहते थे, और हमारे इन नालायक नेताओं ने देश का क्या बना दिया। वो हिंदू मुसलमान को एक साथ बैठने देखना चाहते थे, इन्होंने हिंदू और मुसलमान की राजनीति करनी शुरू कर दी। आज के वक्त में अगर आप हिंदू और मुसलमान को हटा दें तो राजनेताओं के पास वोट मांगने का मुद्दा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख लीजिए ये क्या मांगते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर राम का नाम हटा दें तो वोट काहे के नाम पे मांगे? काम के नाम पे, काम के नाम पे वोट नहीं मांग पाएंगे ये। आज दिल्ली का चुनाव हुआ, एमसीडी के रिजल्ट आपके सामने है, ये काम के नाम पे वोट डाली गई, और जब तक काम के नाम पर वोट डालेगी तो मुझे लगता है इन लोगों के पास मुद्दे नहीं बचेंगे, क्योंकि है ही नहीं इन लोगों के पास मोहन मुद्दे। जी, आपने जितने धरने दिए हैं और जितने भी कार्य किए हैं, उनमें आप किन किन लोगों का सहयोग रहा है? मेरे साथ मेरे पुरकाजी विधानसभा के तमाम साथी, भाई नईम, शाहनवाज, आबाद, डॉक्टर अनिल कुमार, भाई तसव्वुर, ये सभी तमाम साथी जो हैं पूरे समय मेरे साथ रहे, और तमाम कार्यकारिणी के साथी भी मेरे साथ रहे। मोहम्मद वसी, इन लोगों का बेहद समर्थन मेरे साथ रहा। मैं जितना ज़्यादा कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि हो सकता है मैं विचलित होता हूँ कहीं पे, लेकिन इन लोगों ने हौसला बंधाया, इन्होंने साहस दिया, और हम उस काम में सफल रहे। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जी। अभी आपने कहा कि ये लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि एनआरसी हुआ, एनआरसी में आपकी पार्टी कहीं नहीं दिखी। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी आपके जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहीं बोलते हुए नजर नहीं आए। नहीं, देखिए एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्र सरकार आम जनता से मांग रही है, वो दस्तावेज मेरे पास भी नहीं है, वो दस्तावेज मेरे उप मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है, मेरे विधायकों के पास भी नहीं है, तो हमें कौन से सेंटर में आप भर्ती करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप किस सेंटर में ले जाके डालेंगे? ये बात दिल्ली की विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, इस बात को कहा गया। और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री के कहने का जो तरीका है, जितने सशक्त तरीके से वो विधानसभा में अपनी बात कह सकता है, ऑन रिकॉर्ड अपनी बात कह सकता है, मेरे ख्याल से वो किसी मीडिया हाउस में जाके उस बात को इतने तहजीब और सभ्यता से नहीं कह क्या आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था? देखिए, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था पूरा का पूरा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया को वहां जाना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी मांग जो थी वो सेंट्रल के खिलाफ थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन दिल्ली की विधानसभा से किया। उन्होंने बताया कि ये एनआरसी के जो दस्तावेज हैं कितने गलत तरीके से मांगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ है, घरों में एनआरसी के प्रदर्शन के नाम पर, दंगे के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ भी की है, लेकिन आपकी पार्टी कहीं नहीं नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल आपने जो बात कही। देखिए, दिल्ली के दंगे जब हुए उसमें अरविंद केजरीवाल जी हों या हमारे दिल्ली के तमाम लोग हों, उन्होंने अपनी बात दम से रखी, लेकिन मुजफ्फरनगर हो या उत्तर प्रदेश हो, हमारे यहाँ पर संगठन अभी बहुत छोटे रूप में उस समय था, जो धीरे धीरे विस्तार रूप ले रहा है, और मेरठ की जनसभा अब दिखा रही है कि हमारा संगठन कितना बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। उस समय हमारे पास शायद आवाज़ इतनी मजबूत नहीं थी,
कि हम मजबूती से उठा सकें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हो या तमाम चैनल के माध्यम से हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने वो बात रखी। आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी बोल खोल दिया। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, संजय सिंह यहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन प्रदेश लेवल पे हो या जिला लेवल पे आपकी पार्टी के नेता सक्रिय क्यों नहीं है? नहीं, पार्टी के नेता सक्रिय हो रहे हैं। दरअसल जब तक कोई राजनीतिक मसीहा हमारे पास नहीं आता तो हमें लगता है, अब तक नहीं लग रहा था कि चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन अरविंद जी ने जैसे ही घोषणा की, अरविंद जी ने जैसे ही कहा कि चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की स्फूर्ति आ गई है। और जिस तरीके से संजय भैया ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष बनने का काम किया, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो योगी का गुंडाराज हो, उन सबको उन्होंने प्रमुखता से उठाया। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को केवल एक बिरादरी का नेता बनाकर बैठाने वाले संजय सिंह हैं। संजय सिंह ने वो सारी बातें उठाई। संजय सिंह ने संसद भवन में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दिया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में बोलने वाला है इस सरकार के खिलाफ, इस तानाशाह के खिलाफ, तो वो आम आदमी पार्टी है, वो संजय सिंह है। और संजय सिंह ने हम सब युवा कार्यकर्ताओं में एक जोश फूंका, और वही जोश आज जो है एक ज्वाला बनकर धीरे धीरे भभक रहा है। जिस दिन ये फटेगा उस दिन हम सब लोग देखेंगे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परचम लहरता है। वार्ड नंबर 10 से आप जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 10 से, जिसमें सरवट भी आता है और गांधी कॉलोनी, बच्चन सिंह कॉलोनी, बहुत बड़ा एरिया है, कई गांव आते हैं। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये सुनने में आया है, मैंने भी कुछ आकलन किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा वार्ड है। 70,000 की पोलिंग लगभग इस क्षेत्र में है। सरवट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो विकास से कोसों दूर है। सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, खड़ोंचे नहीं है, खंबे नहीं है, खंबों पे लाइट नहीं है। वार्ड नंबर 10 में साबुद्दीनपुर गांव आता है। आप वहां पर देखेंगे एक बहुत बड़ा पहाड़, कचरे का बहुत बड़ा पहाड़ वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने बहुत पहले यहाँ की नगर पालिका को इस बात को अवगत कराया था कि उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, एक उसके ऊपर खाका तैयार हुआ, लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो हमारे मूलभूत जो मुद्दे रहेंगे वो सड़क रहेगी। गांव की सभी सड़कों का विकास कराना अगले 5 साल के अंदर मेरी प्राथमिक काम होगा। खंभों पे लाइट लगवाना, खंबे लगवाना, तारों को संतुलित करना, तारों को सही ढंग से मोहल्लों में लगवाना, और निकासी की व्यवस्था मुख्य रूप से मोहल्लों के बाहर होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात, दरअसल जब जनप्रतिनिधि करना चाहे तो उस काम को कर सकते हैं। सरवट क्षेत्र में जो राशन की दुकान है वो नहीं है। यहाँ से राशन ले जाने के लिए महिलाओं को बच्चन सिंह कॉलोनी जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हर मोहल्ले या दूसरे तीसरे मोहल्ले में राशन की दुकान हो, ताकि राशन मुहैया बहुत आसानी से हो सके। एक और बहुत बड़ी बात है, स्वास्थ्य संबंधित बात है। मैं ये प्रयास करूंगा कि एक कॉलोनी में एक मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में बनाया हुआ है, उसी प्रकार से एक मोहल्ला क्लिनिक एक जिला पंचायत की ओर से तैयार किया जाए, जिसमें सभी चीजें मुफ्त हों, जिसमें दवाई मुफ्त हो, जिसमें उनकी देखरेख मुफ्त हो, और अगर ज्यादा बड़ा खर्चा आता है तो हम दिल्ली के अस्पताल में उसको भेज सकें। तो ये मेरे मुख्य रूप से मुद्दे रहेंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके दर्शकों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि इस समय चुनाव आने वाले हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। आप जितने भी हो सके, जितने भी लोगों को आप ये संदेश भेज सकें कि इस चुनाव में शराब से बच के रहना है, इस चुनाव में पैसे से बच के रहना है। अगर इन 2 चीज़ों से हम बचकर रह गए तो आने वाले समय में, क्योंकि सबसे छोटा चुनाव है, आने वाले समय में आप ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे जो जनप्रतिनिधि विकास पर बात करेंगे। इस बार जब कोई आपके घर पर वोट मांगने के लिए आए तो उससे मुद्दे पूछिए कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनसे जाति मत पूछिए, आप उनसे धर्म के नाम पे वोट की बात मत करिए, आप उनसे मुद्दों के नाम पर वोट करिए। और अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा जनप्रतिनिधि आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान।